काजू बादाम जंक फूड है। जो हमारे मनपसंद खाने होते हैं वो जंक फूड नहीं होते हैं। पहले आप कहते थे कि आलू पराठा, पिज्जा खा के वेट लूज हो सकता है। आजकल आपने मैगी भी मेंशन कर दिया है। सिर्फ मैगी नहीं, गोलगप्पे और समोसे भी हमारे मील प्लान में इंक्लूडेड होते हैं। वो खा के ही वजन कम होता है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। जो एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको कह रहा है सुबह भिगो के 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट ये खाइए, इन सब का स्टडी है, साइंटिफिक एविडेंस है। 23 से ज्यादा बादाम खाने से आपको बहुत स्वास्थ्य की परेशानियां होती हैं। जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल से 14-15 ईयर्स तक, उनके बीच में ना ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से मोटापा, ओवरवेट की जो समस्या बच्चों में बढ़ रही है वो गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है। जब आप लंच करने बैठेंगे, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम डेली बेसिस पे लंच और डिनर में होने जरूरी हैं। अगर आपने सिर्फ रोटी सब्जी खाई तो वजन बढ़ेगा ही। नॉर्मल रहने दो, जैसा होना चाहिए वैसा होने दो, डरो मत, खाने से नफरत मत करो, खाने को गले लगाओ। काजू बादाम अखरोट पिस्ता को घर से बाहर निकाल के फेंको, जवार बाजरी को घर से बाहर निकाल के फेंको, धनिया पानी जीरा पानी को फेंको, लौकी जूस, करेला जूस, ऐशगार्ड जूस को फेंको। नॉर्मल लौकी खाओ ना जितना खाना है। आप सब चीज की परमिशंस देते हैं कि आप फ्राइड भी खाओ, ऑयली भी खाओ, तो वो कहीं ना कहीं किसी के हेल्थ के साथ में खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। कि हम 5 टाइम जब खाना खाते हैं और हम कोई फिजिकल एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तब वो हमारे लिए कितना हेल्दी है। अगर आपने कुछ एक्सरसाइज खाने के बाद शुरू की तो आपका जो ब्लड का फ्लो है आपके हाथों में चला गया, बाहों में चला गया, और आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो इम्पेयर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है और रस को विष्णु। नमस्कार, मैं पूनम रावत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस पॉडकास्ट में। हम आज बात करने वाले हैं भोजन की। अन्न और भोजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आज की रोज़मर्रा की लाइफ में कहीं ना कहीं हम डाइटिंग को फॉलो कर रहे हैं या हम शायद अपने भोजन का उतना ख्याल नहीं रख रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका मानना है कि जो भी होगा वो भोजन से ही होगा। आप अपने पसंदीदा अन्न को पेट भर के खा सकते हैं, जी भर के खा सकते हैं, बावजूद उसके आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे गेस्ट अलाइन करने के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर सुधीर आस्था जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच पूनम जी, हमारी सोच को अपनी सोच मैटर का मैटर बनाने के लिए। सर, मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि पहले आप कहते थे कि आलू पराठा, पिज़्ज़ा खा के वेट लूज हो सकता है। आजकल आपने मैगी भी मेंशन कर दिया है, तो ये कहाँ तक सही है कि हम मैगी जैसे प्रोडक्ट और पिज़्ज़ा और पराठों की बात करें और अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप जंक फूड खा सकते हैं और खा के भी आपका वेट लूज हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपने कहा खा के भी हो सकता है, हमारा ये कहना है खा के ही होगा, भी नहीं ही जी। जब तक आप सब कुछ नहीं खाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप मैगी पे मैगी खाते चले जाओ। करेक्ट। मैगी अगर आपके जीवन का हिस्सा है, 24 घंटे का एक पोर्शन है, तो एक अलग बात है। लेकिन 24 घंटे खाने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आपको सब कुछ खाना है, किसी भी चीज से डरना नहीं है, हर चीज को आपके जीवन का हिस्सा बना के चलिए और जीवन में उसी से कल्याण होगा। और सिर्फ मैगी नहीं, गोलगप्पे और समोसे भी हमारे मील प्लान में इंक्लूडेड होते हैं। वो खा के ही वजन कम होता है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। जीवन को जब आप अपने नॉर्मल रखेंगे, किसी के जीवन में मैगी है, अभी हर व्यक्ति मोमो नहीं खाता है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, राजस्थान के किसी सुदूर गांव में आप गए या महाराष्ट्र के सुदूर गांव में गए, वहां पे तो लोग हो सकता है मोमो का नाम तक न जानते हो। तो ऐसा नहीं कि मोमो सबको खाने हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि आपका जो मन करता है वो सब कुछ खाएं। और जैसे आपने कहा जंक फूड, हम किसी भी फूड को जंक फूड नहीं कहते हैं। जो हमारे मनपसंद खाने होते हैं वो जंक फूड नहीं होते हैं। काजू बादाम जंक फूड है, आपका जो बाजरा जवारी ये जंक फूड होता है।
इस जंक का मतलब है जो आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा करे, स्वास्थ्य को खराब करे, वो जंक फूड होता है। ये सारे तो ईश्वर का प्रसाद है, तो प्रसाद समझ के आपको ग्रहण करना चाहिए, उसी से जीवन में कल्याण होगा। पूनम जी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा जैसे काजू बादाम को आप जंक फूड कह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? जंक फूड का मतलब है प्राइमरीली जो स्वास्थ्य में व्यवधान पैदा करे, नेचर की जो प्रोसेस अंदर चल रही है उसके साथ में परेशानी करे और आपको या तो कॉन्स्टिपेशन दे, एज ए रिजल्ट माइग्रेन दे और आपका स्टमक ठीक नहीं हो। तो जब आप काजू बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, अभी जब हम काजू की बात करते हैं या बादाम की बात करते हैं, ये सब सीड हैं, बीज हैं। बीज का जो पर्पस है एक नई प्रकृति का निर्माण करने के लिए होता है ना। एक बीज से एक पेड़ बनता है, उस पेड़ में 100 लौकियां लगेंगी, उस लौकी से फिर 1000 बीज बनेंगे, प्रकृति का निर्माण। इन सारे बीजों को अगर मानव जाति, हमारे आपके जैसे लोग खा गए तो प्रकृति बनेगी कैसे? तो और जब एक बीज में से 100 लौकी अगर लग सकती है तो सोचिए उसकी संरचना कितनी जटिल होती होगी। तो इस वजह से, और हम जो है वो हम उसका फ्रूट खाने के लिए, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो खाने के लिए, और वही ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। तो अननेसेसरी बीजों को नहीं खाना है। बट काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं, या हम डाइट प्लान्स में भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सीड्स को इन्वॉल्व किया गया है। बिल्कुल। तो वो क्या सबके सब गलत हैं? डेफिनेटली, बिकॉज उसका जो फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है। आपने कहा डॉक्टर का मतलब अगर मोटे तौर पे हम देखें तो MBBS, BA MS भी होते हैं, आयुर्वेद वाले भी होते हैं। MBBS जो है, पहली बात तो वो बीजों में उसका कोई अधिकार नहीं है। MBBS में जो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी होता है, बैचलर ऑफ सीड नहीं है वो। S का मतलब सर्जरी होता है। तुमने वो पढ़ाई की है बॉस, तो आप जो है वो मेडिसिन की बात कीजिए, सर्जरी की बात कीजिए, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है, आपको सलाम है जी। लेकिन आप सीडों की बात करने लग गए। भाई हु आर यू टू टॉक अबाउट दिस, है ना। सो कर दी नीचे। आयुर्वेदाचार्य कह रहे हैं कोई लिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब बीज को खाने की तरह जीवन भर खाते चले जाओ। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब पढ़ी लिखी हैं। किसी व्यक्ति को अगर अपने बीज बेचने, मैकेडोनियन नट्स आ रहे हैं, इजिप्शियन नट्स आ रहे हैं, हेजल नट्स आ रहे हैं, ये कोई भी नट तो हिंदुस्तान में बनते नहीं थे। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता के ऊपर ये बेचने हैं। 150 करोड़ नहीं हो, मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी 10 करोड़ भी खाएंगे। 10 करोड़ तो बहुत सारे, कई देशों की पॉपुलेशन 10 करोड़ नहीं होती है। सो ये कमर्शियल रीजंस है, इनका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि आपके पेट में इनको धकेलने हैं तो इसलिए वो कोई हेल्थ का रीजन, कोई रिसर्च बता देंगे, वो रिसर्च पेड है कि नहीं है, तो इस तरीके की बात होती है। तो इसलिए इन सब चीजों पे नहीं जाना। और दूसरी बात यह है पूनम जी, देखिए सीधी सी बात है, जो व्यक्ति आपको बादाम खाने के लिए कह रहा है, क्या वो आपको पराठा खाने से दूर लेके जा रहा है, या पराठा खाने को आपको इंस्पायर कर रहा है? क्या आपको वो राजमा चावल खाने के लिए इंस्पायर कर रहा है? क्या वो आलू टिक्की, छोले टिक्की चाट खाने को इंस्पायर कर रहा है, या उससे डरा रहा है? और एक कहावत है, जो भी व्यक्ति आपको अंधेरे से डरा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो आपको अपनी टॉर्च बेचना चाह रहा है। ठीक है ना। इसलिए ये सब आपको खाने से डरा रहे हैं, खाने से दूर ले जा रहे हैं, और इन लोगों की जमात बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, आज से अगर 1980 में देखें, राजस्थान में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 3 ही मेडिकल। आज गली गली, कोने कोने में मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं कि नहीं खुले हैं? पहले चुनिंदा मुट्ठी भर डॉक्टर होते थे, या ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट होते, आज गली गली, कूचे कूचे, कोने कोने में बैठे हैं। और जितनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बीमारों की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इनकी दुकान तभी चलेगी जब बीमारों की संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए कौन किसको ठीक करना चाह रहा है? और हम तो कह रहे हैं कि आप खाना खाओ, आलू के पराठे, मैगी, पास्ता, पिज्जा खाओ। आपको जो भी हेल्थ इशू है, वजन तो अच्छी हेल्थ का एक बाई प्रोडक्ट होता है। आपकी हेल्थ अच्छी हुई, वजन का क्या है, वजन तो गड़गड़ करके गिरना शुरू हो जाता है। बट आज के टाइम पे ना सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वेट लॉस करना, या हम कहते हैं कि जिस भी हम ऐसी जर्नी में जाते हैं, जब हम वेट लॉस जर्नी में जाते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमें बताए जाते हैं जो शायद हमें इम्पॉर्टेंट भी लगते हैं जी। मैं वापस आना चाहूँगी उसी बात पे जहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या नानी दादी वो भी हमें सजेस्ट करते थे कि अर्ली मॉर्निंग आपको सोक आलमंड खाने हैं। इनफैक्ट हम लोगों को भी काफ़ी मुट्ठी भर दिया जाता था जब हम स्कूल्स में थे या हम एजुकेशन में थे। तो क्या वो भी गलत हैं? डेफिनेटली, बिकॉज क्या हो रहा है, देखिए
दादी नानी की बात आपने की, दादी की आपकी दादी की बात करें तो आप कम से कम 50 साल पुरानी बात कर रहे हो, जी कम से कम, है ना? जी 50 साल नहीं होगा तो 30 साल पुरानी बात होगी, राइट? इन लोगों ने क्या कभी आपकी दादी ने ये कहा कि बेटा पराठे मत खाओ और ये मुट्ठी भर के खा लो, इज व्हाट इट वाज लाइक दिस? या आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा था कि आप खाना भी खा रहे हो, छोले पूड़ी भी खा रहे हो, खीर पूड़ी भी खा रहे हो, और साथ में आपका कि भाई ठीक है ये बादाम खा लो, इट वाज लाइक यस दिस? यस लेकिन आज की डेट में भ्रांतियां क्या हो रही हैं पूनम जी, कि ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको कह रहा है सुबह भिगो के 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट ये खाइए, लेकिन वो ये भी कह रहा है नाश्ता नहीं करना है। क्यों? और एक ही अखरोट क्यों? मैं कहता हूं मुझे 25 अखरोट खाने हैं जी या 25 बादाम खाने हैं। इन सब का स्टडी है, साइंटिफिक एविडेंस है। 23 से ज्यादा बादाम खाने से आपको बहुत स्वास्थ्य की परेशानियां होती हैं। 23 बादाम की लिमिट है साइंटिफिक। भाई 23 क्यों? क्योंकि उसका यह है कि आपको साइंटिफिक ऐसा लगता है कि वाह क्या स्टडी किया है बॉस, 23 बादाम, और ये तो 5 ही खिला रहा है मुझे। ये सब बेकार की बातें हैं। तो इसलिए पराठे के लिए किसी ने स्टडी क्यों नहीं करी? पराठे के लिए किसी ने भी साइंटिफिक स्टडी क्यों नहीं करी? और बीजों की ही स्टडी करनी है, नींबू के बीज की स्टडी क्यों नहीं की? मैं बार बार ये पूछता हूं कि नींबू के बीज की भी स्टडी कर लो ना। जी आप एप्पल के बीज की भी स्टडी कर लो कि मैं नींबू के बीज बैठ बैठ के चबा रहा हूं, क्योंकि वो कड़वे होते हैं, इनको पता है ये बिकेगा नहीं, इट विल नॉट जेल विद द पीपल। तो इसलिए वो स्टडी इस पे भी नहीं हुई है। ये तो सिर्फ किताबें कुछ लिखी हैं और लोगों को लगता है साइंटिफिक स्टडी पढ़ के तो देखो। किसी भी साइंटिफिक पेपर का, भले ही वो पीयर रिव्यूड पेपर हो, उसका लास्ट लाइन होता है ये स्टडी, ये रिसर्च अभी अधूरी है, इस पे बहुत काम करना बाकी है और अलग इस पे हम और काम करेंगे। कोई भी स्टडी कंक्लूसिवली नहीं कहती है। बट सर आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं दिल्ली या नोएडा की बात करूँ तो हम लगभग ऐसा लगता है कि एक स्मोक में बैठे हैं, स्मोक सिटी है और एक स्मोक चैम्बर के अंदर हम बैठे हैं। तो हम वैसे ही बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं। वहां पे ये बातें बोलना कि आप पराठा खाइए, आलू का पराठा खाइए, आप पिज्जा खाइए, उसके बाद आप वेट लूज कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वेट लॉस, तो मैंने क्या कहा आपसे कि वेट लॉस अच्छी सेहत का, अच्छे हेल्थ का एक बाई प्रोडक्ट है। जी और हेल्थ जो है वो बाहरी रूप से नहीं आ सकती है। प्राणायाम करके, योगा करके, सूर्य नमस्कार करके, जी अनुलोम विलोम करके बाहरी रूप से थोड़ी आएगी, हम्म, अंदर से आएगी। आप मुझे एक बात बताइए पूनम जी, सिंपल सी बात। साइकिल की टायर एक पंक्चर हो गया है, ट्यूब जो है पंक्चर हो गई है। जी उस ट्यूब को, पंक्चर को लगाने के लिए हमें ट्यूब भी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? हाँ, यानी कि जिस चीज से जो चीज बनी होती है, अगर लोहा टूट गया तो लोहे की एक रॉड से उसको वेल्डिंग करना पड़ता है, तब तो वो जुड़ता है। ऐसा ही है ना? तो ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में ये लिखा है कि ये मानव का जो फिजिकल शरीर है जी ये अन्न से ही बना हुआ है। और अन्न कौन सा? जो रेन के माध्यम से, रेन गॉड के माध्यम से हमें जो मिला हुआ है। ये तो पहली लाइन हो गई कि हमारा जो शरीर है वो अन्न से बना हुआ है, और ये अन्न वो जो बरसात ने हमको दिया है। और आगे की लाइन उसकी ये कहती है कि अन्न से ही हमारा रक्त बनता है, और आपको पता है रक्त से ही शरीर बनता है। हिंदू संस्कृति में तो ये जानते हैं, ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन है। ये तो मानेंगे आप जी कि जीवन ब्रह्मा जी से मिला है। हाँ, और इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्मा जी का ही अंश हूं। यस, ऐसा ही माना जाता है। इस अंश को जिसने, जो क्रिएटर है, मारुति की कार का जो क्रिएटर है, वही बताएगा ये कैसे रिपेयर होगी। तो जब ये जीवन का प्रादुर्भाव हुआ प्रकृति में और बीमारियां, फिर लोग बीमार भी होने लगे, तो उस समय तो ऋषि मुनि ही थे, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, आपने हमें क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन मानव शरीर बीमार हो रहा है, तो बताइए हम क्या करें। तो ये जो मारुति है, ये जो ब्रह्मा जी है, यही सूत्र बताएंगे कि कैसे ठीक होगा, ये गाड़ी कैसे ठीक होगी, कौन से कलपुर्जे को ठीक करना है। तो ब्रह्मा जी ने जो इसके फंडे को बताया, तो वो कैटलॉग किसने लिखा? रिपेयर कैटलॉग, रिपेयर मैनुअल किसने लिखा? तो वो ऋषि परंपरा में आते हुए महर्षि चरक ने वो रिपेयर मैनुअल लिखा, जिसका नाम
चरक हम्म। संहिता है। हम्म। चरक संहिता में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं कि आपको किस तरीके से अपने शरीर को ठीक करना है और कैसे हम इसको रिपेयर करते हुए, खाना खाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। खाने में ही जीवन है, खाने से ही जीवन है। जी। चरक संहिता का सूत्र पता है क्या कहता है? हम्म। वो ये कहता है, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसाद मेदः प्रजायते, मेदाद अस्थि ततो मज्जा, मज्जायाम शुक्र संभवा। यानी कि खाने से रस बनता है, रसाद रक्तम, रस से रक्त बनता है, रक्त बनता है। रक्त से, आपको ये सूत्र पता है? जी। ये जो 7 धातुएं हैं, लास्ट में हमारा शुक्र बनता है जो बोन मैरो से बनता है जी। और वो पूरे शरीर में विद्यमान है। हमारे कण कण में शुक्र विद्यमान है। शुक्र का आगे का क्या होता है? ये जो सूत्र यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप आगे की स्टडी करेंगे, इस शुक्र से बनता है ओजस। ओजस हमारे दिल में, यानी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में ओजस का विद्यमान होता है, और ओजस से बनते हैं प्राण जो हमारे शरीर को चला रहे हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? भोजन। भोजन मतलब अन्न, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अगर साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई है तो दूसरी ट्यूब का चिप्पी इसके अंदर लगानी पड़ती है। अगर मेरा ये शरीर अन्न से बना हुआ है, इसको रिपेयर करने के लिए अन्न ही चाहिए। गेहूं, जो हमारे चरक संहिता में भी लिखा है ब्रह्मा जी के वाक्य से कि गोधूम एंड चावल, इनसे ही ये शरीर बना हुआ है, यही खाने से रिपेयर होगा। वो गेहूं आप पराठे के रूप में खाएं, पिज्जा के रूप में खाएं, समोसे के रूप में खाएं, और कोई भी रास्ता नहीं है। बाजरे के रूप में खाओगे तो बीमार होने ही वाले हो, क्योंकि ये शरीर बाजरे का बना नहीं है, ज्वारी का बना नहीं है, ये गेहूं का ही बना हुआ है, अनाज का ही बना हुआ है, जो रेन से पैदा होता है। लिखा है 30वें अध्याय के 14वें श्लोक में, कौन सा अनाज? जो बारिश से बना हुआ है। और आपको पता होगा भाई, एनी कॉमन सेंस, आप भी गूगल करके देख सकते हैं, अगर बारिश हुई तो बाजरा, ज्वारी ये ध्वस्त हो जाते हैं। एक छोटी सी बारिश में बाजरे की कंप्लीट फसल खराब हो जाती है। जो अभी आपने और चीजें कही, बाजरा, ज्वारी, रागी, नाचनी, ये बारिश को झेल ही नहीं पाते हैं, ये स्वास्थ्य देने के लिए बने नहीं है। तो या तो आप गीता को नकार दें, चरक संहिता को नकार दें, तो एक अलग बात है, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में होती नहीं है। तो ये कद्दू लोग सब जो अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ते हुए आए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की सभ्यता को लेके आए हैं, इसीलिए तो बीमार होते जा रहे हैं। क्यों इतनी रिसर्च चल रही है? पूनम जी एक सरल सी बात बताएं। थायराइड जैसी जो बीमारी है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, अगर इसको ये कहते हैं कि ये ग्लैंड है, ये मेटाबॉलिज्म को गवर्न करती है, फलाना करती है, ढिकना करती है, इसके ऊपर तो 50 साल से रिसर्च चल रही है, 100 साल से चल रही है, इनको आज तक उस रिसर्च का नतीजा नहीं। किसी का थायराइड ठीक कर पाते हैं? नए जमाने के लोग। धिक्कार है इन लोगों के ऊपर कि रिसर्च के नाम पे लोगों के साथ जबरदस्त धोखा कर रहे हैं। क्यों थायराइड ठीक नहीं करवा पाते हैं? लेकिन अगर आप आलू का पराठा खाएंगे, मैगी खाएंगे, लेकिन एक सिस्टम के तहत जब आप खाएंगे, पूरी सृष्टि भी एक सिस्टम है ना। सूरज उगता है, कभी इधर से उगता है, कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। जब सिस्टम के तहत आप खाने को खाते हैं तो रिपेयर, जीवन का जो प्राण बनेगा, जो ओजस बनेगा, वो खाने से ही बनेगा, उसी से रक्त बनेगा। और जैसा कृष्ण भगवान ने कहा है, जो मैंने अभी आपसे, गीता में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इवन 17वें अध्याय का 10वां श्लोक, 7, 8, 9, 10 ये पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको खाना खाना है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी बेसिकली जो मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है कि माँ धरती से डायरेक्टली जो उगी हुई चीजें हैं, आप उनको ग्रहण कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी और हेल्दी है। जी हाँ। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि आज की लाइफस्टाइल को देखने के बावजूद भी, कि पराठा खा लीजिए, पिज्जा खा लीजिए, समोसा खा लीजिए, और उसके बावजूद आपका वेट लूज होता है, आप वेट लॉस करते हो। आपके 90 डेज प्रोग्राम में भी आपने काफी सारी चीजें इस तरीके की डाली हुई हैं जी। वो कैसे पॉसिबल है? और आपकी कौन सी ऐसी रिसर्च है जो आपको लगता है कि हाँ, दिस इज अ फैक्टफुल और ये बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में? जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, किसी भी रिसर्च का जो पर्पस है, किताबें लिखना नहीं है। रिसर्च का पर्पस है कि मानव जाति के जीवन में कल्याण हो। ऐसा ही है ना? यानी कि जो साइंटिफिक एविडेंस है 40 लोगों पे किया गया है, क्लिनिकल स्टडी बोले, RCT रैंडम क्लिनिकल ट्रायल बोले, XY नाम देने की जरूरत नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च है,
वो रियल लाइफ एविडेंस में कन्वर्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप बाजरा खाइए, ये खाइए और उससे कैलोरी डेफिसिट होगा, आप कम खाएंगे, ज्यादा जलाएंगे, ज्यादा भागेंगे, दौड़ेंगे तो आपका वजन कम होगा। ऐसा ही है, ये साइंटिफिक स्टडी कह रही है। जब ये चीज जीवन में हम उतारते हैं, कल्याण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ओके, अभी आपने कहा कि आपके पास में क्या एविडेंस है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है, इस दुनिया में 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने 10,000 साल पहले कह दिया, 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं। एक होता है जो किताबों के माध्यम से एक्सपर्ट बनता है, और दूसरा वो है जो कर्म के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से एक्सपर्ट बनता है। और ये श्लोक सुनाऊं मैं आपको जी। लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। यानी ज्ञान के माध्यम से जो भी व्यक्ति एक्सपर्ट बनता है वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो सांख्यिक हो सकता है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, साइंटिस्ट का मतलब है, सांख्या नाम का मतलब है स्टैटिस्टिशियन हो सकता है। साइंटिस्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिशियन ही होते हैं। जितना भी ये रिसर्च के नाम पे आपको घुट्टी पिलाई जा रही है, मानव जाति को घुट्टी पिलाई जा रही है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा ही है एक्चुअली। इसमें कोई रिसर्च है नहीं, वो सिर्फ आंकड़ों को इधर से उधर 10-12 तरीके के टेस्ट होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस पे पी टेस्ट लगेगा, इस पे टी टेस्ट लगेगा, इस पे जेड टेस्ट लगेगा। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन ये रिसर्च में, ये रियल लाइफ एविडेंस में कन्वर्ट होता नहीं है। दूसरा जो भगवान श्री ने कहा है कि ज्ञान कर्म योगेन योगिनाम, यानी असली योगी वही है जो कर्म के माध्यम से, और हम कर्म के माध्यम से एक्सपर्ट बने हुए हैं, हम रिजल्ट दे रहे हैं। हम पेपर पे नहीं कह रहे ऐसा, पेपर भी हम लिखते हैं। पेपर मतलब यही है कि भाई मेरे पास अगर मान लीजिए 17,000 लोग हैं तो मेरे पास भी तो डेटा है। कुछ डेटा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो अपनी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं तो गलत भर देते हैं, मंथ को ईयर, मंथ को डेट, डेट को मंथ, वो कुछ चीजें गड़बड़, तो कुछ डेटा एलिमिनेट हो जाता है। मेरे पास तो 10,000 लोगों का डेटा है, मैं भी रिसर्च करता हूँ, हम भी पेपर लिखते हैं, अप्रूव होते हैं, दे के आते हैं। बट पेपर लिखने से कुछ नहीं होता है। डाटा रिजल्ट कहाँ है, रियल लाइफ एविडेंस कहाँ है? क्या किसी की थायराइड ठीक करवा पाया है? ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह दे कि थायराइड 90 डेज में क्योर हो सकता है। आपकी दवा, जो दवा तो 12.5 mcg से बढ़ती बढ़ती 300 mcg पे चली जाती है। क्या आप क्योर करवा रहे हैं थायराइड का? बिल्कुल जीरो मेडिसिन हो जाती है। T3, T4, TSH जितनी रेंज में होना चाहिए उतनी में आ जाता है केवल 90 दिनों में। केवल थायराइड ही नहीं, बल्कि अगर किसी का ग्रेड 3 का फैटी एसिड भी है, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट में, ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं, शब्दों का निर्माण करके चलते हैं। हम कहते हैं शब्दों में क्या है बॉस, तुम इस फैटी लिवर को ठीक कर दो ना, नॉर्मल SGPT को नॉर्मल लेके आ जाओ। मैंने लोगों से पूछा कि आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर साहब है वो क्या कह रहे हैं, आपका जो फैटी लिवर ग्रेड 3+ वाला है, जो एक समय के साथ खराब होता चला, ये ठीक कब होगा? तो कहते हैं तो कोई टाइम फ्रेम बताते नहीं है। किसी को IBS है, वो कब ठीक होगा, कोई टाइम फ्रेम बताने, जो सुपर एक्सपर्ट बैठा हुआ है कोई नहीं बताने को तैयार है। ये जितने भी सुपर एक्सपर्ट डुपर एक्सपर्ट ये बैठे हुए हैं, ये तो सारे पॉडकास्टों में भी बैठे हुए होते हैं ना, कहां बता पा रहे हैं? बता पाएगा ही नहीं। अपने चैनल पे इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, कुछ रील बना बना के आ रहे हैं बैठे, और इनके पास तो इतने ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं कि मतलब टोपे टापे अपने डॉक्टर की ड्रेस में आते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के आते हैं। अरे क्यों, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आके बता दो ना। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है ये किताबी ज्ञान है, जीवन में कल्याण कर नहीं सकते हैं। सर्जरी के माध्यम से जरूर करते हैं, सर्जरी तो इज मोर लाइक इंजीनियरिंग कि आपने टूटी हड्डी को जोड़ दिया। लेकिन जहां तक सवाल है दवाई का, जहां तक सवाल है सर्जरी का, जो आपके ज्ञान जो आपने हासिल किया है उसको सलाम, लेकिन खाने के बारे में ये ऑथोराइज नहीं है, इनको बोलना चाहिए नहीं, ना ये पढ़ाई के माध्यम से ऑथोराइज्ड है और ना एक्सपीरियंस के माध्यम से ऑथोराइज्ड है। हम एक्सपीरियंस के माध्यम से तो हमको पता है कम से कम, और लोग आ रहे हैं इन सब जगह से धक्के खा के, तो खाना खा के ही ठीक हो रहे हैं। डायबिटीज ठीक होगा कैसे? केला बंद करके होगा तो कर दो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के इंसुलिन की डोज बढ़ती से बढ़ती चली जाती है, ये ठीक होगा कैसे? इंसुलिन बंद होगी कैसे? नॉर्मल व्यक्ति होगा कैसे? खाना खाने से होगा, अनाज खाने से होगा, मैंगो केला ग्रेप्स खाने से होगा, कोई भी रास्ता नहीं है।
तो अगर मैं बात करूँ, जो आप 90 डेज चैलेंज की आप बार-बार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं खा पी के मतलब वेट लूज़ हो जाता है ना? मुझे प्रोसेस बताइए कि क्या प्रोसेस है और कितने परसेंट लोग अभी तक आपके पास ऐसे हैं जो जिन्होंने वेट लूज़ सच में किया है और उनको थायराइड और शुगर जैसी जो कंप्लेंट थी वो सब कुछ उनकी ठीक हो चुकी है? जी हाँ। देखिए, फंडामेंटली मोटे तौर पे देखें तो हमारा जो एक्सपर्टीज है, जी, हमारा जो प्रोग्राम है वो वेट लॉस कराने के लिए बनाया गया बना है। है, यस। और हम यही कहते हैं कि हम वेट लॉस एक्सपर्ट हैं, हम वेट लॉस कराते हैं। और जी, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो जी, फिलॉसफी है, हमारी जो मेथोडोलॉजी है, वो आपका मनपसंद खाना खिला खिला के हम करवाते हैं। हुँ, अब क्या होता है कि जो व्यक्ति वजन से, बढ़ते हुए वजन से, पूनम जी, किसी को भी परेशानी नहीं है, हुँ, किसी को भी परेशानी नहीं है, इसीलिए 120 किलो के भी हो जाते हैं। हुँ, परेशानी पता है कब होती है? कि जब घुटने दर्द करने लगे, फिर चला नहीं जा रहा है। हुँ, जब चला नहीं जा रहा है तो फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास कहते हैं, वो कहते हैं बॉस 10 किलो वजन कम करके आओ। हुँ, तभी अगर ऑपरेशन भी करना होगा तो पहले वजन कम करो। या माइग्रेन की भयंकर समस्या है तो फिर वो लोग, फिर कोई कहता है कि वजन कम करके आओ। करेक्ट तो है। ये जो हेल्थ इश्यूज हैं, जी, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जो लोग फिर अफोर्ड करते हैं वजन का। अदरवाइज अगर वजन से किसी को परेशानी होती ना तो 80 किलो पे आ जाते, लेकिन जी, 80 किलो पे भी वही आता है। हमारे पास 57 58 केजी की भी महिलाएं आती हैं, लेकिन वो कहती हैं वजन, अब 58 वाली को तो वजन से कोई समस्या नहीं है। 25 बार दिन में महिलाएं छिछी जाती हैं, पानी पिया जाना ही पड़ेगा, हुँ, कोई खिचड़ी भी खाए तो भी जाना ही पड़ेगा, किसी को भयंकर एसिडिटी की समस्या है, जी, तो वो लोग ये देखते हैं कि अरे हाँ, इनके यहाँ जाने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो रही है। बट हम जी, उस दूर करने का दावा जनरली नहीं करते, बट क्या चीजें ठीक हो रही हैं तो हम उसको यही कह रहे हैं कि वजन तो कम होता ही है, साथ ही आपके गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो या साइनस की प्रॉब्लम हो, आंखों की एलर्जी हो, आंखों में पानी आ रहा हो या सूखी, दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है। पानी रुकता ही नहीं है या आता ही नहीं है, सूखी हुई होती है, ड्राई आईज, है ना? तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम, और जैसे फटी हुई एड़ियां हैं, वो कहती है 22 साल से मैं लगी जा रही हूं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। इस 90 डेज में जब खाना खाया, खाना खाने से जो न्यूट्रिशन मिला, उस न्यूट्रिशन की वजह से जो आपका एक एक ऑर्गन जो पावरफुल होता है पूनम जी, जी, तो उनकी लेडी की, मतलब एजेड लेडी थी, 50-55 साल की होंगी, उन्होंने कहा मेरी अभी जो एड़ियां हैं वो बेबी सॉफ्ट हो गई हैं, कभी इमेजिन भी नहीं किया था मैंने ऐसी हो जाएगी। हुँ, जितनी भी परेशानियां हैं, और क्या, जैसे डेंड्रफ हो गई, अभी डेंड्रफ की परेशानी क्या, जितने मर्जी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, खाना खाओगे तो 90 दिनों में ही ठीक होगा। अगर कोई ये कह रहा है कि टाइम, हम तो टाइम लाइन दे रहे हैं, ओपनली दे रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया पे जाएगा, कहां कहां फैलेगा। जी, मैं बोल सकता था नहीं, डेंड्रफ है ना पूनम जी, तो हुँ, मेरे साथ आपको 2 साल रहना पड़ेगा, जी, मैं क्यों 90 दिन का प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ। भाई हुँ, एक 90 दिन का कर लो, और ये प्रोग्राम दुनिया का अकेला प्रोग्राम है हुँ, जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट एंड फुल्ली ओपन है। बाकी जो ट्रेडिशनल है, जिनका भी आपने नाम लिया, जिनको आप एक्सपर्ट कह रहे हो, इनका क्या होता है, एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ एक्सपर्ट बैठे हैं, बंद जी, कमरे में पता नहीं क्या हो रहा है। जी, हमारा प्रोग्राम तो ग्रुप प्रोग्राम है, जी, पूरी दुनिया से ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। तो मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से आप भी हो, एक तरफ आशा जी है, एक तरफ 100 लोग बैठे हैं, जिनमें से मान लीजिए पूनम जी एक है। जी, तो सबको कहेंगे कि भाई कल आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सुबह उठ के नाश्ते में आपको आलू के पराठे खाने हैं, तो सब लोग आलू के पराठे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हुँ, और हमारा तो रेसिपी होता नहीं है कोई, हुँ, आप अपने हिसाब से बनाओगे, उषा जी अपने हिसाब से बनाएंगी, रेखा जी अपने हिसाब से बनाएंगी, कोई इतना जी, पराठा बनाएगी, कोई इतना बड़ा बनाएगी, जी, कोई ज्यादा आलू डालेगी, कोई कम आलू डालेगी, कोई हाथ से पीस के डालेगी, कोई कद्दूकस करके डालेगी, है ना? तो हम तो रेसिपी दे नहीं रहे। हमारा पर्पस है ये इंस्पायर करना कि आप गेहूं और चावल से बनी हुई चीजों को खाने से डरिए नहीं, क्वांटिटी कंट्रोल करिए नहीं। ईश्वर ने आपको एक क्वांटिटी ऑलरेडी दे के भेजी है, जिसको भूख कहते हैं, अंग्रेजी में हंगर कहते हैं। भूख मिटाने के लिए खा लो, पेट भर के खा लो, 2-4 पराठे मान लो एक्स्ट्रा भी खाने हैं तो खा लो। ओवर ईटिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। खाने से डरो मत, खाने से नफरत मत करो, खाने से मोहब्बत करो। यही तो हम इंस्पायर कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बट क्या प्रोसेस है सर? जैसे अभी आपने बोला कि हम पोर्शन भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जी, जिसको जितना खाना है, जितनी भूख है, वो उस हिसाब से खा सकता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बट मुझे बताइए ना, आप कहते पलके भी मत हिलाओ और वेट लूज हो जाएगा। बिल्कुल हाउ इज इट पॉसिबल? मैं मतलब बताता खाने हूँ। से कैसे हो सकता है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ जी, कि पलकों हिलाने की बात करूं, इन लोगों ने कहा
कि आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं है. जी. दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. यस. ओके. नाउ ये क्योंकि इन सबके एजेंडा है, उस एजेंडा को पूरा करने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दागे हुए हैं. अभी मुझे एक जस्ट मैं जो सवाल करूंगा मुझे आंसर दीजिए. जी. आप सोए हुए हैं, गहरी नींद सोए हुए हैं, हम्म. आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है? धड़क रहा है. आपकी किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है. आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? बिल्कुल चल रही है. आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस. ये एक्टिविटी नहीं है? ये बहुत लार्ज लेवल की एक्टिविटी है, बहुत भयंकर लेवल की एक्टिविटी है. इसलिए कि आपकी एक्टिविटी नहीं है. एक ही दिन ऐसा होगा जब आपकी एक्टिविटी शून्य हो जाएगी, तब आप कोई भी व्यक्ति उसी समय बॉडी बन जाता है. जब भी कहते हैं हर बॉडी अलग अलग होती है, यस. सारी बॉडी, जो बॉडी उसी को कहते हैं जो इनएक्टिव है, जो सफेद कपड़े में लिपटी होती है, वही तभी व्यक्ति इनएक्टिव और सेडेंटरी होता है. अदरवाइज जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक कोई भी व्यक्ति इनएक्टिव होता ही नहीं है. और मैं ये कहा, हम ये कहते हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से कोई एक लेडी ने अपने आप को डैमेज कर लिया है, एक्सीडेंट हो गया है, या घुटने खराब हो गए हैं, कमर खराब हो गई है, L4 L5 बल्जिंग हो गई है, जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई है. डॉक्टर कहे या ना कहे, उससे बेचारी से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, बेचारी या बेचारे से करवट नहीं ली जा रही, उससे वास्तव में आंखें की पलकें नहीं हिलाई जा रही हैं, तो क्या उसके जीवन में कभी उजियारा होगा ही नहीं? कभी नहीं होगा. कैसे वो उठेगी कैसे? और ये कह रहे हैं कि आपका वजन तभी कम होगा जब आप कम से कम 10,000 कदम चलोगे या 40 मिनट की एक्सरसाइज करोगे, जो आप भी कह रहे हो कि बल्कि इससे तो बेचारी से करवट भी नहीं ले जा रही. बट खाना खाने से कैसे उठ जाएंगे? खाना खाने से ही एनर्जी आएगी. खाना खाने से ही, अगर किसी को बेड पे लेटे लेटे बेड सोर हो गए हैं, खाना खाने से ही ठीक होंगे. वो जो घुटने में जो डैमेजेस हो चुके हैं वो खाना खाने से ही ठीक होंगे. ये जो लेडी करवट भी नहीं ले पा रही है, 90 दिनों के भीतर हिरणी की तरह दौड़ेगी इधर से उधर और उधर से उधर. ये तो प्रैक्टिकली हुआ है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है. अब मैं इसको यहाँ पे बैठ के समझा पाना तो असंभव होता है कि ये कैसे हो रहा है. जब हर जगह से थक हार जाते हैं तब आते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं 5% जो पहली बार आते हैं, समझ के आते हैं कि मुझे तो खाना खाना है, भाई मैं तो फूडी हूं, मुझे खाना खा के वजन कम करना है. इसी से, और इसके लिए पूनम जी समय लगता नहीं है, 24 घंटे में वजन कम होता है. हमारा रिकॉर्ड है 24 घंटे में 3 किलो 550 ग्राम, 3.5 किलो वजन केवल 24 घंटे में ठीक होता. 1 किलो तो आम पार्टिसिपेंट का कम हो जाता है. और साथ में जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं होती है, स्वास्थ्य संबंधित, वो समस्याएं भी ठीक हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है. यहीं पे होती है, अनलोड में ही होती है, खाना खाने से ही होगी. वो खाना क्या है वो मैटर करता नहीं, बट मोटे तौर पे अगर हम उसको देखें, हमारी एडवाइस में दाल चावल रोटी सब्जी ही है. रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल व्हाइट वाले. दाल जो मर्जी खाओ, सब्जी जो मर्जी खाओ. अभी रोटी सब्जी को आप पराठे के रूप में खाओ, रोटी सब्जी को आप पिज्जा के रूप में खाओ, रोटी सब्जी को आप पास्ता के रूप में खाओ, रोटी सब्जी को आप समोसे के रूप में खाओ, रोटी सब्जी को आप हाका नूडल के रूप में खाओ. इट इज एज सिंपल एज दैट. मुझे बताइए सर, फॉर एग्जांपल एक वेबिनार में 50 से 100 लोग जुड़े हुए हैं और आप उनको बोल रहे हैं कि आज की मील में आप पराठे खाइए, सब्जी खाइए, चावल खाइए, बट हर किसी का बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करता है. हो सकता है कि उनके साथ वो चीज जा ही ना रही हो, बट आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये खाइए और जी भर के खाइए, तो भी आपका वेट लॉस होगा. तो ही लॉस ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूँ. एक पतंगी फैमिली ने हमें ज्वाइन किया महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों से. उन्होंने कहा, अभी हमें तो पता नहीं, अब हमने सामने बैठे तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद भी हम 10-12 दिन के बाद एक बार फिर से मुलाकात करते हैं कि ये 10 दिन जब आप अपने आप चले, बिना उंगली पकड़े चले, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. क्या आपने मिठाइयां खाई? क्या आपका वजन अभी भी कम हो रहा है? क्या आपका वजन इन 10-12-20 दिनों में बढ़ तो नहीं गया है? सब लोग यही कहते हैं 12 दिन में फर्दर 2 किलो वजन कम हो जाता है. ये जो प्रोसेस है आपकी जीवन भर चलती है, फिर ये कभी भी रिटर्न होता नहीं है. तो ये तो हुई एक बात. पतंगे जी की फैमिली पे वापस आते हैं. पतंगे जी का ट्रेडिशनली पुश्तैनी खाना जवारी ही खाते थे, लेकिन जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम थी, इसलिए तो हमारे पास आए. तो मैडम पतंगे जी ने, सुलक्षणा जी शायद उनका नाम था, सुलक्षणा जी ने अपना पुश्तैनी खाना जवारी छोड़ के गेहूं खाना शुरू किया. पतंगे जी ने भी खाया,
मिसेस पतंगे का वजन 11 किलो कम हुआ 90 दिनों में, और पतंगे जी का वजन 5 किलो कम हुआ, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है तो उनका जीवन में कुछ डिसिप्लिन पूरे तरीके से फॉलो नहीं हो पाता, जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। हम हमेशा गेहूं को पारिवारिक रूप से गेहूं को भला बुरा कहते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया जीवन तो गेहूं और चावल में ही है। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं पूनम जी, किताबों में लिखे जा सकते हैं, लेकिन कहानी के रूप में लिखे जा सकते हैं, केस स्टडी के रूप में लिखे जा सकते हैं। अगर मैं कहूं इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो तो वो तो संभव है, लेकिन वो एक अलग तरीके की संभवता हो सकती है। उस पर भी हमारा काम चल रहा है अभी। इस तरीके पे हम काम करना शुरू करेंगे जिससे कि ये केस स्टडीज को और साइंटिफिक जामा पहना के प्रस्तुत किया जा सके। मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि अभी हम बात कर रहे हैं ना सर, जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल से 14-15 इयर्स तक, उनके बीच में ना ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि वहां पे जाके हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि बच्चे को ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना। मोस्ट ऑब्ली अन्न वहां पे खिलाया ही जाता है, उसके बावजूद वो ओबेसिटी के शिकार हैं। अब एक ओबेसिटी वाले इंसान को आप बोलोगे कि तुम और खाओ, अच्छा खाओ और तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा, तो वो कहाँ तक उसको मोटिवेट करता है? बिल्कुल। हमारा जो पूरा फोकस है पूनम जी, जितना भी आपने मेरे बारे में जाना पढ़ा होगा, अनलोड के बारे में देखा होगा, हमारा पूरा फोकस महिलाओं के ऊपर है। हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम भी चलता है वो ओनली फॉर वीमेन, हम जेंट्स को लेते नहीं। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आस्क योर, या तो घरवाली होगी, या तो माताजी होंगी, या तो बहन होगी, या एनीबडी, लेडी ही ज्वाइन करती है। आपने कहा बच्चे की ओबेसिटी, पर्पस कारण वही है। आपने कहा वो खाना खा रहा है, लेकिन हम दिनचर्या की बात करते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहे जी। आपने लंच में क्या खाया, पूरा खाना खाया कि नहीं खाया, और क्या खाया। सिर्फ रोटी सब्जी खाने को खाना खाना नहीं कहते हैं। जब आप लंच करने बैठेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम डेली बेसिस पे लंच और डिनर में होने जरूरी हैं। अगर आपने सिर्फ रोटी सब्जी खाई तो वजन बढ़ेगा ही। अगर सिर्फ आपने बिरयानी खाई, या सिर्फ खिचड़ी खाई, या सिर्फ पुलाव खाया, वजन बढ़ने ही वाला है। लेकिन आप उसमें रोटी का भी समावेश करें, दाल का भी करें। अभी बहुत सारे लोग दाल खाते नहीं है। मारवाड़ी राजस्थान वाले बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने तो दाल भावे को नहीं। अरे दाल भावे को नहीं, खाना पड़ेगा। उन बहुत सारे घरों में पारिवारिक रूप से, पारंपरिक रूप से चावल बनते ही नहीं है जी। लेकिन खाने पड़ेंगे। चावल का ही सवाल नहीं है पूनम जी। जब हम साउथ से आने वाले हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं, उनके घरों में रोटी नहीं होती है, उनके सिस्टम ही नहीं है गेहूं की रोटी खाने का। हमने कहा जस्ट इंट्रोड्यूस वन रोटी। एक तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अगर कोई लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेने को दिन में 3 बार लेने को तैयार है, पेट में इंजेक्शन घोंपने पड़ते हैं कि नहीं घोंपने पड़ते, तो इंजेक्शन घोंपने से तो अच्छा है क्या आप जीवन में लंच में और डिनर में एक एक रोटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बोले यस, एक रोटी तो इंट्रोड्यूस कर देंगे, बस कर दो, जीवन में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन अभी किसी ने ये बताया नहीं है ना। लोग तो आपको रोटी से दूर ले जा रहे हैं, चावल से दूर ले जा रहे हैं, मैंगो से दूर ले जा रहे हैं। कौन आपको चाप मैंगो खाने दे रहा है? हम उनके सामने लाके प्रस्तुत करते हैं, बॉस खा लो, ये पकड़ो केले और खा लो पेट भर के, उसी से जीवन में कल्याण। बट सर, अगर हम किसी ओवरवेट की बात करें तो वहाँ पे प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ज्यादा ऑयल मत खाओ, फ्राइड मत खाओ, बट आप सब चीज की परमिशंस देते हैं कि आप फ्राइड भी खाओ, ऑयली भी खाओ, तो वो कहीं ना कहीं किसी के हेल्थ के साथ में खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा अपना रूटीन बताता हूँ जो हम सभी के साथ फॉलो करते हैं और एडवाइस करते हैं। जब भी आप जागते हो, जीवन में डिसिप्लिन रखो जी। कभी 6 बजे उठ गए, कभी 4 बजे उठ गए, कभी 8 बजे उठ गए, गलत बात है। डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने उठने का डिसिप्लिन मेंटेन किया, इसका मतलब क्या है कि पूरे दिन भर का डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट एडवाइस क्या होती है? उठने के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना है। ठीक है, यानी कि 8 बजे तक आपको नाश्ता करना है, पेट भर के करना है। पराठे खाओ, चाहे इडली सांभर खाओ, चाहे पोहा खाओ, चाहे उपमा खाओ, बदल बदल के हर दिन। ऐसा नहीं कि रोज पराठे खा रहे हो, हम भी कभी नहीं कह रहे कि रोज पराठे खाओ, बदल बदल के। ईश्वर ने दिए ना इतनी सारी चीजें, राजमा चावल खाओ, रोटी सब्जी खाओ, वैरायटी खाना है, तभी जीवन में कल्याण है। ओके, फिर आप लंच का समय अपना निर्धारित कीजिए। आप ही निर्धारित कीजिए कि मैं 2 बजे लंच करूंगी। ओके, तो फिर लंच में क्या खाएंगे? दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम खाने जरूरी हैं, लगभग बराबर मात्रा में है। अपने टेस्ट के अनुसार बनाओ और पेट भर के खा लो।
ठीक है। डिनर भी अपना समय डिसाइड कीजिए कि 9 बजे मुझे डिनर करना है, क्योंकि मेरे परिवार वाले लोग आते हैं वहां पे, चर्च गेट से छूटते हैं, बोरीवली पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं ऑटो करके, फिर फ्रेश होते हैं। 9 बजे खाना खाने का समय हमारा होता है। वहां पे भी दाल चावल रोटी सब्जी खानी है। रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। सब्जी जो सुबह बनाई थी, अगर आलू गोभी तो यहाँ पे भिंडी बना लो, सुबह अरहर की दाल बनाई थी तो यहाँ पे मूंग की दाल बनाओ। तो बदल बदल के वैरायटी खा ली तो वैरायटी आ गई जीवन में। और खिचड़ी बना के खा लो, दाल चावल को खिचड़ी के रूप में खाओ, पुलाव के रूप में खाओ, इडली सांभर के रूप में खाओ। सो दिस इज, अब 11 बजे आपको फ्रूट खाना है, पेट भर के फ्रूट खाना है। फ्रूट मतलब सिंगल फ्रूट खाना है। केले खाने हैं तो पेट भर के खा लो, आम खाने हैं तो पेट भर के खा लो, बिना नापे तोले, बिना गिने, आनंद के साथ खाओ, पूरे मौज मस्ती के साथ खाओ। 5 बजे शाम को आपको कोई छोले की चाट खा ली, या जो भी आपको खाना है, मूंगफली खा ली, चने खा लिए, वहां पे आप इस तरीके से 5 मील पेट भर के पूनम जी खाने ही हैं। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे, क्योंकि अब आपके सवाल का आंसर मैं पूरे रूटीन के हिसाब से मैं दे पाऊंगा। आपने कहा तेल, ब्रेकफास्ट पे कहाँ पे तेल आ रहा है? इडली सांभर में तेल आ रहा है, पोहा में तेल आ रहा है, उपमा में तेल आ रहा है, पराठों में तेल आ रहा है। अब हम चले डिनर और लंच और डिनर में। लंच और डिनर में हम दाल चावल रोटी सब्जी कह रहे हैं। रोटी में तेल आ रहा है, चावल में तेल आ रहा है, दाल में तेल आ रहा है। तेल कहाँ आ सकता है? थोड़ा सब्जी में आ सकता है। और मैंने आपसे क्या कहा कि चारों आइटम आपको बराबर मात्रा में लेने हैं। 1 कटोरी सब्जी में 2 कटोरी तेल होगा नहीं, कितना होगा? तो खा लो उतना। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। मतलब हमारी सोच को भी अच्छी सोच बना लो। सोच मैटर्स। जी बिल्कुल, उस सोच पे ही हम काम कर रहे हैं। आप भी सोच पे काम कर रहे हो, और हम यही कह रहे हैं सोच मैटर्स। उसको तो सीधा कर लो। कहाँ तेल खा रहे हो? इस पूरे रूटीन जो मैंने आपको बताया, इसमें कहाँ पे तेल है मुझे बताइए। तो ये तेल खाना, अरे आप तेल आपके जीवन में ऐसा वाला घुस गया है जो स्वास्थ्य के लिए खराब है। ऑलिव ऑयल स्वास्थ्य के लिए खराब है। पाम ऑयल की, ये सब पाम ऑयल को गाली देते हैं। क्यों देते हैं पाम ऑयल को गाली? बिकॉज पाम ऑयल अमेरिका से नहीं आ रहा है। सनफ्लावर ऑयल अमेरिका से आता है। क्यों? सारे सनफ्लावर, इतने बड़े बड़े सनफ्लावर उगते हैं वहां पे। करेक्ट। जितना भी राइस ब्रान ऑयल और ये फलाना ऑयल और सोया ऑयल, क्यों? आपको सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल, इसके अलावा कोई भी तेल इस्तेमाल करना नहीं है। और कौन तेल भर भर के कटोरियां भर भर के पी रहा है? कौन रहा है? तो ये गलत धारणा डाल रखी, तेल खराब है मतलब वो ये कह रहा है ऑलिव ऑयल करो। और ऑलिव ऑयल से तो स्वास्थ्य का, पूरा अमेरिका बीमार है, पूरा वेस्टर्न। इसीलिए तो परेशानी है ना कि लोग बीमार हैं। क्यों? खाने क्यों है ये तेल? तो इसलिए जीवन में परेशानियां। हम कहते हैं आप खा लो। अगर आप देसी घी को, ये पैकेज वाले घी को ना लाके खाएं तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। अभी नॉर्मल रहने ही नहीं दिया जीवन। हम अभी तक सफेद नमक खाते रहे, अब कहते हैं पिंक सॉल्ट खाओ। क्यों? पिंक सॉल्ट स्वास्थ्य के लिए कितना खराब है। अंदर हार्ट अटैक की जो समस्याएं बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? क्योंकि ये सारे सफेद नमक से पिंक सॉल्ट पे चले गए। करेक्ट है, आयोडीन की कमी हो जाती है। मैं कल एक्चुअली सर इस पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मैं कल आपके पॉडकास्ट से पहले ICMR की डिटेल्स पढ़ रही थी कि कौन कौन से फूड में कितना कितना क्या क्या होना चाहिए। मैंने ना कुछ चेंजेस देखे हैं कि 2023 में उनकी रिसर्च कुछ और कह रही थी, 2024 में स्लाइटली चेंज आया है और 2025 में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है कि शायद लाइफस्टाइल बदल रही है या चीजें बदल रही है। और उनकी रिपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं सिर्फ खाने का ही जिक्र है और आयोडीन नमक का जिक्र है कि आप व्हाइट वाला नमक ले सकते हो क्योंकि आपको आयोडीन की भी भरपूर जरूरत है। लोग अगर शिफ्ट हो रहे हैं किसी और नमक में तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले टाइम पे और ज्यादा डिजीजेस की प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा उनकी रिपोर्ट भी कहती है। बट मुझे ना सर ये चीज बहुत, आज से कुछ टाइम पहले एक तरुण करके फिटनेस बिल्डर आए थे, उन्होंने ना काफी बार ये वाली स्टेटमेंट उनकी भी रहती थी कि आप मैगी खा के आप वेट अच्छा कर सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग में आ सकते हैं। देखिए मैं नंबर ऑफ मैगी इतना खाता हूँ, उसके बावजूद मतलब मैं इतना अच्छा हूँ। ऑल्दो मतलब उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी। बट ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना कि पराठे खा के और पिज्जा खा के, मैगी खा के आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लिटिल बिट गिमिकी।
मुझे ऐसा नहीं लगता है। गिमी की मैंने आपको आइसोलेशन में स्टेटमेंट नहीं दिया। जी। आपके क्वेश्चन आइसोलेशन में हो सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर, मैंने आपको पूरा रूटीन बताया, सुबह उठने को भी मैंने आपके गाइड बताया ना। जी। यू डिसाइड योरसेल्फ कि 6 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, बट डिसाइड योरसेल्फ। और मैंने आपको एक एक मील बताया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको आइसोलेट, धनिया का पानी पियो जी, उससे जीवन में, फिर धनिया का पानी पी लिया, नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूं, ये गिमिकी है। लेकिन मैंने तो आपको पूरा रूटीन बताया ना, बताया कि नहीं बताया? जी, बिल्कुल। इसमें अगर आपने ब्रेकफास्ट ठीक से खाया जो मैंने बताया, सुबह उठते तो मैगी नहीं चरोगे ना। मैंने आपको कहा 11 बजे आप फ्रूट खाइए, पेट भर के खाइए, संतरे खाइए, ऑरेंज अमरूद खाइए, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू ईट खा लीजिए, बताया। लंच में मैंने आपको बताया दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम होने चाहिए। जी। शाम के समय मैंने आपको बताया कि आप क्या खा सकते हो, और डिनर में बताया क्या खा सकते हो, राइट। अब इसमें से एक मील, अगर 5 मील का मतलब है कि अगर एक मील आपने उसमें से हटा दिया, अगर 80%, 4 मील का मतलब है 80%, अगर 80% आपका जीवन अच्छा है तो एक मील को खेलो ना 20% में, कहां प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं कह रहा आपको, जिन इन्फ्लुएंसर की आप बात कर रहे हो, XYZ जो भी आपने नाम लिया, अगर उन्होंने मैगी के बारे में बात किया, रेस्ट ऑफ द टाइम अभी खा लिया, मान लो मैंने अभी इस समय हम जो बैठे हुए हैं 10 बजे 11 बजे मैगी खा लिया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे में मैगी खा लिया, 23.5 घंटे तो है ना मेरे पास। जी। कोई बता रहा है आपको कि उस 23.5 घंटे में मैं क्या करूं? कोई बता रहा है? लंच में क्या करूं, किस समय करूं? मैं ये कह रहा हूं जी। हमारे किसी भी स्टेटमेंट को आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए। जब आपने सवाल पूछा तो मैंने क्या कहा कि मैं पहले पूरा बता दूं, अब मुझसे आप सवाल पूछिए। इसमें तेल तो आपको नजर नहीं आया, ये बात तो निश्चित है, और जितना तेल कोई खा रहा है उतना तो जरूरी है ना सब्जी बनाने को। रोटी में तेल नहीं, चावल में तेल नहीं, ब्रेकफास्ट में तेल नहीं, सिर्फ 2 सब्जियों में यहाँ पे तेल है, इतना ही है। मैगी में कौन सा तेल डल रहा है आप मुझे बताओ? मैगी में अब कभी हम तेल की बात करते हैं, कभी मैदे की बात करते हैं। अरे मैगी को आप, मैगी कैन बी 1 पार्ट ऑफ योर मील, एंड इफ यू आर ईटिंग इट डेली तो एक समस्या है। हर दिन तो आप आलू का पराठा भी खाओगे तो समस्या है। और मैंने आपको क्या कहा, यहां पे इधर अलग सब्जी, यहां पे अलग सब्जी। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप आलू गोभी हर समय खाओ, मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं एक दिन पास्ता खा लो, एक दिन पिज्जा खा लो। और आप मुझे बताइए, क्या पास्ता और पिज्जा बिना सब्जियों के बन सकते हैं? पास्ता जब बनाते हो तो अरेबिएटा सॉस में बनाते हो, वेजिटेबल होती है, उसमें प्योर टमाटर की ग्रेवी होती है कि नहीं होती है? उसमें आपकी पेपरिका XYZ होता ही है कि नहीं होता है? तो ये जो लोग हैं ये भ्रांतियां क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के मन में डर फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरे इस किसी में लगा आपको कि मैं मिसगाइड कर रहा हूं? मैंने पूरा रूटीन, कौन बता रहा है मुझे? एक व्यक्ति बताइए, आपने जिन भी एक्सपर्ट की बात करी, क्या वो पूरा रूटीन बता रहे हैं कि किस समय उठना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि आपको एक निर्धारित समय पे उठना ही है। नहीं उठेंगे तो उसके बाद में कोई भी चीज आपको नुकसान, ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, धनिया का पानी पीजिए। अरे धनिया जितना हमारी दाल सब्जी में डल रहा है पूनम जी, उतना सफिशिएंट है। आप अगर इडली बनाएंगे तो उसमें धनिया वनिया डलेगा कि नहीं डलेगा? हल्दी डलेगी कि नहीं डलेगी? फिर आप दाल और सब्जी खा रहे हो तो वहां पे धनिया, जीरा, हल्दी, ये सारे स्पाइसेस डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं? मिर्चें भी डल रही हैं, इतना सफिशिएंट है। अब ये क्या है, यहाँ पे धनिया का पानी पिलाएगा और उसके बाद में कुछ खाने नहीं दे रहा, तो आपके शरीर में जो हर्ब्स हैं और इन हर्ब्स एंड स्पाइसेस के जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, वो तो आपके शरीर में घुस नहीं रहे ना जी। फिर कहते हैं हल्दी घोल घोल के पियो, वो टॉक्सिसिटी होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, अमृत की भी एक्सेस जो होता है वो विष का काम करता है, तो क्यों पीना? और विष अगर सही मात्रा में आपको दिया जाए तो वो भी अमृत का काम करता है, दवाई का काम करता है, जीवन दान का काम करता है। और जो भी जीवन दान का काम करती है उसी को तो अमृत कहा जाता है। अमृत कोई आसमान से टपकी हुई चीज, समुद्र से निकली हुई चीज है ना जी। जिस समुद्र से अमृत निकला उसी में से विष निकला। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने, दोनों की उत्पत्ति सेम सोर्स से होती है, अमृत भी और विष भी। लेकिन अगर अब अमृत ने भी कलह करवाई ना, अमृत ने भी कलह करवाई कि नहीं राक्षसों में और दानवों में। और सर हम आज तक भुगत रहे हैं राहु केतु को।
अमृत पिया है उन्होंने। लेकिन राहु बहुत लोगों को राक्षस होने के बाद भी अगर किसी का राहु सध गया तो उसको कहां से कहां पहुंचा देता है कि नहीं पहुंचा देता है। बिल्कुल। आपके ही शो में कोई ना कोई जरूर बैठा होगा जिसको आप लेके आओगे, जो राहु और केतु को बताएगा ये तो बहुत ही महान प्राणी है। अगर आप उनको जानते हो कि किस तरीके से उनको, बोतल में से, चिराग में से जिन ही निकलता है ना, करेक्ट, और वो जिन से आप कुछ भी करवा सकते हो। एंड दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि अपनी जो दिनचर्या है उसकी नकेल अपने हाथ में रखो ना, डिसिप्लिन में खुद भी रहो और अपनी दिनचर्या को भी नकेल खींच के रखो, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समोसा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि आपके जीवन में आनंद को कहां लेके जाएगा और उसकी वजह से जीवन में जो कल्याण होगा वो अद्भुत है। ओके, बेसिकली आपने 5 मील की बात करी है। मेरा क्वेश्चन डाइजेशन को लेकर है कि हम 5 टाइम जब खाना खाते हैं और हम कोई फिजिकल एफर्ट नहीं कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, 5 टाइम मील ले रहे हैं, अलग अलग तरीके की वैरायटी ले रहे हैं, बट हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तब वो हमारे लिए कितना हेल्दी है? जब आप खाना खाओगे तो शरीर में एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, स्टमक की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पूनम जी, आपको क्या लगता है डाइजेशन बाहर से वजन, अगर आपने खाना खा लिया और डंबल उठाने बैठोगे तो खाना पचेगा? अरे खाना तो स्टमक पचाएगा। जैसे ही खाना जाता है, स्टमक की जो मसल्स हैं 2 तरफ घूमती हैं, मतलब लेटरली भी और ट्रांसवर्स भी, दोनों डायरेक्शन, मतलब हर तरफ घूमती हैं, तब जाने के खाने को पीसती हैं। इधर से ये एंजाइम आएगा, उधर से वो एंजाइम आएगा, इधर से ये लिक्विड आएगा, उधर से वो लिक्विड आएगा, और शरीर की टोटल प्रोसेस शुरू हो जाती है। डाइजेशन तो खाना खाने से शुरू होगा, भूखे रहने से कैसे डाइजेशन होगा? एक्सरसाइज करने से कैसे डाइजेशन होगा? तो स्टमक, हमारा जो बाहरी सरफेस को आप दबाओगे, जिसको हम पेट, बाहरी वाले को जी, इसको दबाओगे तो वो स्टमक कैसे दबेगा? स्टमक तो अपने आप दबता है। स्टमक की जो प्रोसेस है, वो जो चर्निंग की प्रक्रिया, जो भी आप उसको कहें, जी जी, एसिड सिर्फ चर्निंग से नहीं होता है, उसके अंदर हजारों तरीके के इधर से उधर से बैक्टीरियल एक्शन, दिस एक्शन, वो खाना खाने से ही होगा। डाइजेशन खाना खाने से ही होगा। और इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो ये जानते हैं कि डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिक हीट कहा जाता है, डाइजेस्टिव फायर कहा जाता है, या जठराग्नि कहा जाता है। जठराग्नि मौजूद होनी ही चाहिए खाने को पचाने के लिए और उसको, उसमें से जूसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये अग्नि कहां से आएगी? ये अग्नि जो सो कॉल्ड हीट है, ये कहां से आएगी? ये आएगी जब उस स्टमक के चारों तरफ आपका ब्लड का सर्कुलेशन जबरदस्त होगा। ब्लड का सर्कुलेशन कब जबरदस्त हो? जब क्योंकि बॉडी को पता है कि आपके स्टमक के अराउंड उसको ब्लड का सर्कुलेशन करना है, तो बाकी जगह से खींच लेगा, खींचेगा कि नहीं? और इसी वजह से खाना खाने के बाद हमको एक नींद का आभास होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यहां से कॉम्प्रोमाइज होके आपके स्टमक में जाता है। और डाइजेशन की फायर की जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक हीट की जो प्रोसेस है, जठराग्नि की जो प्रोसेस है, वो वहां पे शुरू होती है, खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आपने अपनी एक्टिविटी को डाइवर्ट कर दिया कि आपने चलना शुरू किया, इसका मतलब ब्लड का फ्लो स्टमक से टांगों में चला गया। अगर आपने कुछ एक्सरसाइज खाने के बाद शुरू की तो आपका जो ब्लड का फ्लो है आपकी हाथों में चला गया, बाहों में चला गया, और आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो इम्पेयर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए नींद आती है। और जितने भी, अगर आप एनिमल वर्ल्ड में भी देखें, खाना खा के शेर जो है, मैं भैंसे को मारा, खाया और सो गया, बिकॉज तभी डाइजेशन इंप्रूव होता है। हम ये कहते हैं खाना खा के आराम करना चाहिए। ये घूमने की जो प्रोसेस है, इसी वजह से लोगों के सब उल्टी दिशा में चल रहे हैं, सारी की सारी मानव जाति उल्टी दिशा में चल रही है। और विदेश वाला, आप मुझे बताइए, जस्ट कॉमन सेंस से बताइए, श्रीनगर में हम बैठे, कनाडा की बात नहीं करते, हम श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर वाले व्यक्ति ने खाना खाया, कैन ही अफोर्ड टू गो कि भाई मैं घूम के आऊं, वॉक करके आ सकता है? हिम्मत होगी आपकी? आज की डेट में नोएडा में हिम्मत होगी कि डिनर आपने मान लीजिए 8 बजे किया, आप घूम के आओ 8 बजे? पॉसिबल है? ब्रेकफास्ट करने के बाद में बाहर निकला तो कितना फॉग और इतनी ठंडी है, गड़गड़ करके घुस गए, ऐसा ही है ना?
क्यों जीवन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है? और ये जितने भी इनके सूत्र आ रहे हैं, जितने भी फंडे आ रहे हैं, जितना भी आपने सवाल पूछे हैं, ये मानव जीवन को तबाह करने वाले, मानव जीवन के साथ में परेशानियां पैदा करने वाले हैं। हम कहते हैं खाना खाओ और मौज करो, कहां प्रॉब्लम है इसमें? शरीर अपना काम कर रहा है, और जिस समय वो जो बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, वो अलग तरीके का, बॉडी को पता है क्या करना है, वो अपने आप करेगा। जी सर, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि आपने कहा कि अच्छे तरीके से खाना खाइए, डिसिप्लिन में रहिए तो वेट लॉस हो जाता है। मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा जिम, व्यायाम और एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पतंजलि की भी अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं योगा की बातें करते ही हैं कि योग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। और अगर हम वैसे भी बात करें तो पहले की लाइफ ना कुछ और होती थी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, कहीं ना कहीं हमारी वॉक हो रही होती थी, हम चल रहे होते थे, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, एसी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सरसाइज तो हो ही रही होती थी। आज के टाइम पे ये चीज कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी जरूरत भी नहीं है। महर्षि पतंजलि ने मुझे पता नहीं क्या कहा, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मेरा जो ये मानना है कि जो भी एक्सरसाइज है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अगर स्वस्थ व्यक्ति को मन कर रहा है कि मैं हाथ पैर हिलाऊं तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे हमने श्रीनगर की बात की, या कनाडा की बात करें, या टुंड्रा प्रदेश की बात करें जहां पे इग्लू में लोग रहते हैं, क्या करेगा बेचारा वो? उसका तो घर ही इतना छोटा सा है। हमारे तो चलो घरों में मूवमेंट हो जाता है, वहां तो पूरा का पूरा परिवेश ही एयर कंडीशनड है। आपका एयर कंडीशन क्या होता है? 20 डिग्री 18 डिग्री। इटली तो जीवन मतलब पूरे 12 महीने 16 डिग्री 12 डिग्री पे रहता है जी। इटली में और इन यूरोपियन देशों में अगर टेम्परेचर 16 डिग्री हो जाता है, ओह गर्मी हो गई, ऐसा हो रहा है। उनके तो पसीना निकलता ही नहीं, इसलिए 7-7 10 दिन तो वो नहाते ही नहीं है। तो ये सब भ्रांतियां हैं। जिनको कुछ आपको प्रोडक्ट टिकाना है वो आपके अंदर नुक्स निकालता है। मैंने अभी आपको एक कहावत बताई थी, आपको ब्लेम देते जा रहे हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि मान लीजिए कि कोई आपके लिए कोई मुश्किल पैदा कर दी है, घुटने खराब हो गए, एक्सीडेंट हो गई, टांग टूट गई है, आप हिल भी नहीं, लेकिन बॉडी में कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है। इसलिए बिल्कुल भी भ्रांति पैदा ना करें। चलने का मन है तो जरूर चले, अब बैठे रहो तो क्या फर्क पड़ता है। ये कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, 2 एजेंसी काम करती हैं, एक को हम सेना बोलते हैं, दूसरी एजेंसी कौन सी होती है? जो नागरिकों का दिन प्रतिदिन ध्यान रखती हैं और बहुत एक्टिव वो जो फोर्स है वो मानी जाती है। फोर्स कौन सी फोर्स होती है मुझे बताइए? पुलिस। ओके। दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, ऑलवेज स्टैंडिंग, नॉट सिटिंग, नॉट सेडेंटरी। उनकी तोंदें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं जी। अभी एक रील आ रहा था कि एक कहीं पे आई थिंक तेलंगाना में समवे एक डीजीपी साहब का प्रमोशन हुआ। उन्होंने अपनी कुर्सी पे अपने पिताजी को सबसे लाके पहले बिठाया। पिताजी डीजीपी साहब की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो जो डीजीपी साहब हैं, डीजीपी सोचिए स्टेट की पुलिस का कितना बड़ा पदाधिकारी। उनकी तोन इतनी बड़ी है कि मतलब वो इट इज चारों तरफ से फैली हुई है। तो ये सो नॉनसेंसिकल बातें हैं जितने भी ये लोग कह रहे हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। पुलिस वाला तो एक्टिव होता है कि नहीं होता है? अगर आप ये कहेंगे कि पुलिस वाला बेकार होता है, कुर्सी पे बैठा रहता है ऑल द टाइम, तो सोच मैटर्स। बिल्कुल है ना जी। पुलिस वाले अनहेल्दी होते हैं कि नहीं होते हैं, आप ही मुझे बताइए और दर्शक निर्धारित कीजिए। कुछ भी दम नहीं है इन बातों में, किसी में भी कुछ भी दम नहीं है जी। और सोशल मीडिया, मुझे पुलिस वालों को इधर उधर जागने की जरूरत नहीं, गूगल पे ही करके देखिए ना। द फिजिक ऑफ द पुलिसमैन, फिजिक ऑफ द पुलिसमैन इज ऑलवेज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न कि ये लोग बहुत मूवमेंट पे रहते हैं, लेकिन हेल्थ सबकी खराब है। हेल्थ का अगर मेजरमेंट आपकी कमर का साइज है जी, तो जो पुलिस फोर्स है, चाहे वो एक्स पुलिस हो चाहे वो वाई पुलिस हो, टमी तो बॉस कंट्रोल में नहीं है, ये बात तो निश्चित है। तो इसलिए ये कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, ये सारे स्टेटमेंट नाकारा और गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, जिम, योगा, प्राणायाम कुछ तो बेचना है। एक टू बी ऑन द लाइटर साइड, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस वाले ने बाबा जी से पूछा जी,
जो आप पतंजलि जी की बात कर रहे हो, जी। बाबा जी से पूछा, आप बाबा जी आप कहते हैं कि जो भी होगा योगा से होगा, योग भगाए रोग, योग से सब पॉसिबल है। बोले यस जी। बच्चा, योग और प्राणायाम से सब कुछ पॉसिबल है, सारी बीमारियां मुक्त हो जाती है। तो बाबा जी फिर ये इतनी आयुर्वेद की दवाइयां आपने क्यों बना रखी हैं? तो योग ही कराओ ना सबको, क्यों बना रखी हैं ये? और उनके जो सहयोगी हैं या मेन है, उनको जब परेशानी हुई तो एम्स ऋषिकेश में जाके भर्ती हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? किसी के पास जवाब नहीं होता है। लेकिन मानव जीवन को जब हम पराठे की बात करते हैं तो सवाल करते हैं, जब हम कहते हैं कि पलकें भी मत हिलाओ अगर आप बेड पे लेटे हुए हो जी। बाबा जी के पास अगर कोई वेट लॉस कराने जाता है, दिन में 2 बार एनिमा लगाते हैं, 7 दिन में आदमी मरणासन हो जाता है। एक जवारी रागी की एक रोटी मिलती है, एक 80 किलो के व्यक्ति को उबली हुई लौकी मिलती है, एक रोटी मिलती है, और दिन में कम से कम एक एनिमा 7 दिन तक लगता है। व्यक्ति मरणासन हो जाता है। जो व्यक्ति ट्रेन से आश्रम में पहुंचते हैं उनके लिए उस आश्रम से रेलवे स्टेशन तक हरिद्वार पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ऐसी हालत कर रखी है। और अगर हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात करें, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में चरक संहिता तो आती है ना? जी बिल्कुल आती है। चरक संहिता में ये पद्धतियां कहाँ लिखी हुई हैं? मैंने तो चरक संहिता पढ़ी है पूरी, दोनों खंड पढ़े हैं। ये सब गलत चीजें हैं, क्योंकि बेचारे लोग इतने सीधे और सरल हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की बात को मानना शुरू कर देते हैं, ऐसी व्यक्ति की जो आपके जीवन को कठिन बनाए। मेरे किसी भी वक्तव्य में आपको लगा कि मैं आपके जीवन को कठिन बना रहा हूं, बल्कि आपके मन में यह है कि लोग अरे समोसे ना खाना शुरू कर दें, सरल ना कर लें अपने जीवन को, आपके मन में डर है। लेकिन हम जीवन को बहुत आनंददायक और बहुत सरल बनाने में लगे हुए हैं। मत कठिन करो। ईश्वर ने इस जीवन को बहुत आनंदमय बनाने के लिए आपको भेजा है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट बने बैठे हैं, आपके एक एक चीज को इन्होंने कठिन कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया है। सर की डैंड्रफ कैसे दूर होगी? लगे हुए हैं ये जिंक वाला, ये शैम्पू लगाओ, फलाना शैम्पू लगाओ, कुछ नहीं। खाना खाओगे तो गायब ही हो जाएगी 90 डेज में। सदियों की चीजें। अभी गाम्बिया नाम की एक कंट्री है, वहां पे केंजा जी ने हमें ज्वाइन किया। 90 डेज के बाद में जो 12 जनवरी को हम मिले, मतलब 30 दिसंबर को प्रोग्राम खत्म हुआ, एक बार फिर मुलाकात होती है, तो उन्होंने कही तो कमाल ही हो गया। 20 साल से उनको कुछ नर्वस पेन था, बॉडी में दर्द ही होता था। 22 साल तक बड़े से बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स को कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे खाना खाया और उनका जो स्वास्थ्य था वो कंप्लीटली अच्छा हो गया। कोई भी रास्ता नहीं है। लोगों के मन में जितना मर्जी डर हो, जितना मर्जी लोगों ने डरा रखा हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जीवन में एक आनंद और जीवन में कल्याण जो मैंने रूटीन बताया है, इसी से होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन सारे रास्ते आपको परेशान करने के लिए बने हैं। वेट लॉस के जितने भी रास्ते हैं, सेहत को ठीक करने के जितने भी रास्ते हैं, वो सब आपको खाने से दूर ले जा रहे हैं और आपके मन को इतना तंग कर दे रहे हैं, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत कमजोर करते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकली स्ट्रांग रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें और फाइनली फिनेंशियली भी स्ट्रांग रहें और डिजिटली भी स्ट्रांग रहें। जी। ये 6 डायमेंशंस हैं। एक और है स्पिरिचुअली भी आपको स्ट्रांग। स्पिरिचुअली लेकिन आप तभी स्ट्रांग हो सकते हो जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग, करेक्ट, अदरवाइज नहीं हो सकते हो। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हो, और भूखे पेट मेडिटेशन भी हाईली डैमेजिंग होता है। इसलिए हमारी एडवाइजरी में हम ये कहते हैं, अगर योग भी आपको करना है जी, जो या वॉकिंग भी करनी है, जो कि किसी भी एक्सरसाइज का सबसे कम रूप होती है, तो भी 2 केले खाए बिना आपको वॉकिंग करने कतई नहीं जाना है। फ्रूट खा के ही आपको जाना है। मेडिटेशन में भी बैठना है तो एक एप्पल खा के ही मेडिटेशन में बैठना चाहिए, अदरवाइज मेडिटेशन भी डैमेजिंग हो सकता है। अभी हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं सर, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, हम इन सब चीजों की बातें कर ही रहे हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट इतना ज्यादा गेन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं? किस टाइप की मील आप सजेस्ट करते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले? आपने सबसे पहले जो 3 शब्द बोले जी, उन 3 शब्द में आपने ये कौन सी डिजीज बोली थी? पहले 3 शब्द। लाइफस्टाइल। ठीक है,
यस यानी कि ये जो डिजीजेस होती हैं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाई जाती हैं। जी यानी कि ये डिजीज का जो अंडरलाइंग रीजन है वो आपकी लाइफस्टाइल है। यस, इसीलिए लाइफस्टाइल, हम लाइफस्टाइल पे तो काम कर रहे हैं, जी हम लाइफस्टाइल को ही तो ठीक कर दिया। हम्म, मैंने आपकी लाइफस्टाइल मतलब डिसिप्लिन, हम्म, लाइफस्टाइल का मतलब ऐसे कोट वोट शूट वूट टाई वाई लगाना नहीं होता है। लाइफस्टाइल का मतलब है जीवन में कितना डिसिप्लिन है विद रेस्पेक्ट टू ईटिंग। हम्म, लाइफस्टाइल को नए जमाने के लोगों ने एक्सरसाइज से जोड़ दिया। लाइफस्टाइल मतलब चल के आना चाहिए 10,000 कदम। हम कहते हैं लाइफस्टाइल का मतलब जो डिसिप्लिन्ड वे में 5 मील खाना ही लाइफस्टाइल है। और Okay. द मोमेंट हम्म, आपके जीवन में ये लाइफस्टाइल ठीक होती है, हम्म, पूनम वर्जन 2 जैसे ही तैयार होता है, हम्म, बीमारियां तो गायब ही हो जाती हैं। हम्म, जब लाइफस्टाइल ठीक हो गई, डिजीज बचेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो इसलिए सारी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम का जो समाधान है जी वो लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है। हम्म, और लाइफस्टाइल का एक ही मीनिंग है, खाना खाना। हम्म, ओके इसका एक्सरसाइज का कोई भी रोल होता नहीं है। अपने टेस्ट के अनुसार, अपने परिवार के टेस्ट के अनुसार खाना खा लेना। ईश्वर ने, मैं बार बार यही कहता हूं, 2 ही चीजें जी। हमें कमाल की दी हैं। जी एक भूख, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अभी एनर्जी की कमी है, खाना खा लेना चाहिए। और दूसरा स्वाद, कि जब स्वाद के आप अपने टेस्ट, हो सकता है कि आपको अपनी पड़ोसन की अरहर की दाल पसंद ना आती हो, किसी भी व्यक्ति को दूसरे का खाना शायद पसंद ना आता हो, उनके घर को पसंद आता हो, हम्म, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जीव का एक मतलब है और उससे मानसिक सुकून मिलता ही। अदरवाइज ईश्वर को टेस्ट बड्स देने की क्या जरूरत थी? क्यों टेस्ट बड्स दिए? क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग हैज गॉट अ मीनिंग। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनका एक मीनिंग है। सो इसलिए खाना खाइए, उसी से जो भी आपके मन में, आपने जो बीमारियां बोली जी या नहीं बोली, बीमारी का और कोई भी मतलब नहीं है। हम्म, बीमारी का मतलब है कि आप नेचर से डिस्कनेक्टेड हैं। हम्म, नेचर मतलब क्या है? 5 महाभूतों को ही नेचर कहा जाता है। हम्म, हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से मिलके बना है। मानते हैं इस बात को? यस इधर से ये दोनों का सामंजस्य हो गया तो जीवन में हार्मनी है, जीवन में संगीत है। हम्म, संगीत और क्या है कि जब 7 सुर एक लयबद्ध तरीके से जब बजते हैं तो सुर संगीत निकलता है। वही आपने आड़े तिरछे बजाए इनडिसिप्लिन, तो उसी बांसुरी में से शोर निकलेगा। तो जब प्रकृति से आपका सामंजस्य हो गया, हार्मनी हो गई, संगीत निकलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अच्छा। आड़ा तिरछा हो गया तो गड़बड़ी गड़बड़ है। दिस इज व्हाट इज द रीजन। ओके जब ये आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे माइंड में मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, जी बिकॉज मैं आर्मी फैमिली से आती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ना सुपर एक्टिव हैं, जी शुरू से ही रहे हैं। जी। मतलब इनफैक्ट जब मैं भी छोटी थी, स्कूल में जाते थे, तो हम लोगों की हैबिट थी, हम 4 बजे उठते ही थे। जी हमें जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग सब कुछ सारी चीजें करनी है। बट आज इस एज में वो 60+ है, और आज इस एज में आके ना मेरी जो मम्मी है उनको शुगर है, ओके बट वो अभी भी डिसिप्लिन्ड हैं, ओके बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। Okay. और जो आप कह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, वो सब कुछ उनकी लाइफ में है। ओके मतलब 10 बजे उनको सोना है तो वो लोग सो जाते हैं। ओके आप मेरी मम्मी को देख के ना ये बोलिए कि मेरे पेरेंट्स को कि वो खाना खाया करें सही से, है ना। और वो बहुत ज्यादा वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी फिर भी कई बार शुगर लेवल जब बढ़ जाती है ना, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। ओके। तो आप कैमरे में देख के मेरे पेरेंट्स को ये बात बोल दीजिए कि भाई खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूनम जी के पेरेंट्स और दुनिया के सारे पेरेंट्स और जी। सारे महानुभावों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो करना है करो, आसमान चंद्रमा की दौड़ लगा के आओ, लेकिन खाने से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये 5 बार का जो खाना है, जिसके अंदर अगर शुगर भी है ना, जी तो केला, मैंगो, ग्रेप्स, चीकू, अनार खाने से ही ठीक होगी। गेहूं और चावल खाने से ही ठीक होगी। और इसको पूनम की माता जी, आप गेहूं और चावल कतई ना छोड़िए। जी आपका जितना मर्जी फास्टिंग ब्लड शुगर हो, इस अगर 450 भी किसी का ब्लड शुगर होता है ना जी। पूनम जी, तो इस रूटीन से 10 दिनों के भीतर 150, 140, 120 आता ही है। 10 दिनों के भीतर ये Yes. क्योंकि जिसको भी शुगर होता है वो फास्टिंग लेता ही लेता है। और हम किसी भी एक्टिविटी को ना कहने के लिए नहीं कहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो कोई भी एक्टिविटी खाने की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। जी जीवन के डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय ही नहीं होता है, समय पे जो काम करना है वो समय तो घड़ी पे बचता ही बचता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई बच्चा
8 बजे का स्कूल है, 8 बजे स्कूल चला गया तो डिसिप्लिन है क्या? बिल्कुल। लेकिन बस्ता, अगर आज ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी की किताब तो लेके जानी पड़ेगी, तभी वो डिसिप्लिन होलिस्टिक होता है। करेक्ट। मैं 10 बजे खाना खा लेती हूँ, मैं डिसिप्लिन में 8 बजे खाना खा लेती हूँ। अबे खाने में अगर कबाड़ खाओगे बॉस, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। मैंने जो आपको बताया वो खाना है। उसके बाद में आप कहते हो सो जाते हैं। सोना किसी के भी अधिकार में होता नहीं है। स्लीपिंग वाला सोना, ये वाला तो आपके अधिकार में हो सकता है, बट स्लीपिंग वाला सोना मानव के अधिकार में हो नहीं सकता है। आपके अधिकार में बत्ती को बंद करना और बिस्तर पे लेटना हो सकता है। नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये ईश्वर के अधीन है कि नहीं है? तो ऐसा डिसिप्लिन वो होता है कि इधर नींद आई, इधर मैंने खाना खाया, नींद आई और मैं सो गया। पागल आप तब बन रहे हो जब कहते हो नींद आ भी रही है। नहीं, किसी एक्सपर्ट ने कहा है खाना खाए 2 घंटे बाद सोना। अरे आपको नींद आ रही है और आप नींद को भगा रहे हो, तो बीमार अपने आप को खुद ही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? yes. आप इसको, अगर नींद को भगा रहे हो तो आप इसको ऐसे समझें पूनम जी, आपको छींक आ रही है और आपको उसको दबा के बैठे हो। सोचो दिमाग फटेगा कि नहीं फटेगा? अगर आपको सुसु आ रहा है और आप उसको रोक के बैठे हो, ये उतना ही दर्दनाक और उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है नींद को रोकना। छपके मार के, जितने भी वॉर टाइम के जो प्रिजनर्स हैं उनको सोने नहीं दिया जाता है, पानी में डुबो के कि पागल हो जाए, दिमाग करना बंद कर दे। डोंट प्ले विद योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, डोंट प्ले। इसलिए घूमने जाने का मन है, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको मैगी खानी है, खाने का कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये तो हम कभी भी नहीं कह रहे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पॉडकास्ट को पूरा देखना तो आवश्यक है, तभी आपको पूरी चीजें होलिस्टिकली मिलेगी। यस। एंड आज के पॉडकास्ट का मकसद भी यही था मेरी ऑडियंस के लिए कि आप प्लीज रील पे मत जाइए, आप पूरा पॉडकास्ट देखिए, तो आपको सार समझ में आएगा कि पॉडकास्ट में है क्या। जी हाँ जी। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया है, आपसे मैंने बातचीत करी है, कि जो रियल मेडिसिन है हमारी लाइफ की वो भोजन ही है। और अगर आप अच्छा भोजन खाते हैं, स्वस्थ भोजन खाते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, हमारा शरीर जिस चीज से बना हुआ है उसी चीज को जब आप खाएंगे, तो अगर कहीं डैमेज हुए भी इसीलिए हैं क्योंकि आपने उन चीजों को त्याग दिया है। और जैसे ही आप जीवन में धारण करेंगे तो ठीक होने में समय थोड़ी लगता है। पहली बात तो जो मैंने आपसे कहा, वजन कम तो पहले 24 घंटे में होना शुरू होता है। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समय लगता है, हील होने में समय लगता है, 90 डेज में तो पूनम जी हो ही जाती हैं। जीवन को अस्त व्यस्त मत करो, नॉर्मल रहने दो, जैसा होना चाहिए वैसा होने दो। डरो मत, खाने से नफरत मत करो, खाने को गले लगाओ। काजू बादाम अखरोट पिस्ता को घर से बाहर निकाल के फेंको, जवार बाजरी को घर से बाहर निकाल के फेंको, धनिया पानी जीरा पानी को फेंको, लौकी जूस करेला जूस ऐश गार्ड जूस को फेंको। नॉर्मल लौकी खाओ ना, जितना खाना है, स्वादिष्ट सब्जी बना के खाओ। मैं लौकी की सब्जी बहुत टेस्टी बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ। तो कोई भी बना सकता है, लेकिन समझदारी से काम ले। और समझदारी केवल खाना खाने में है और कोई भी समझदारी नहीं। भगवान ने तो कही है ना इतनी सारी बातें। देखो, कृष्ण भगवान की इस रास्ते से आ रही हैं, ब्रह्मा जी की इस रास्ते से आ रही हैं। आपने सबको छोड़ छाड़ के, वो कोई अंग्रेजों को तो तोतले होते हैं, इनको तो बोलना भी आता नहीं है। दीपक नहीं बोल सकते, कोई अंग्रेज दीपक बोल सकता है? दीपक ऐसे बोलेगा कि जिनको बोलना नहीं आता है। भूखे नंगे लोग हैं। पेरिस में आप जाके देखो, सारी की सारी कलाकृतियां तो भूखे नंगे लोगों की हैं। खाना भी होता नहीं था उनके पास, इसलिए मुर्गे बकरे मार मार के खाते रहते थे। उनको क्या पता सब्जी क्या होती है, उनको क्या पता मसाले क्या होते हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं था। बट क्योंकि गोरी चमड़ी में थे, हमारे लोगों को भी उन्होंने बहुत गुमराह किया। हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल के, अरे तुमको क्या पता है, रोटी खाते हो, ब्रेड खाया करो, ऐसा। तो इसलिए सब चीजें बिल्कुल गलत है। नॉर्मल खाना खाइए। अंग्रेजों को भी आलू का पराठा खाना ही पड़ेगा, रोटी खानी ही पड़ेगी। आज भले ही हमारे जो वेस्टर्न फ्रेंड्स आते हैं उनको रोटी तोड़नी आती नहीं है, लेकिन हमारे साथ जब बैठते हैं, खाना रोटी सब्जी खाना ही पड़ेगा। करेंगे क्या? बिल्कुल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना वेज और नॉन वेज को लेके भी बात करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि नॉनवेज खाने से काफी सारी चीजें फुलफिल होती हैं? किसने अधिकार दिया पूनम जी कि मैं आपके खाने को डिसाइड करूं? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको मन में कुछ भी खाना है, मान लीजिए, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप इसमें ऐड कर लो कि चिकन खाना, क्या खाओगे? चिकन और अंडे खा लो, डालो खा लो, एग फिश चिकन खा लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। कोई भी खाना आपको, लेकिन आप कहो मैं ओनली चिकन ही चिकन खाऊं, बहुत जब चिकन आ गया तो मैं और कुछ नहीं, ओनली बिरयानी का मतलब है कि आपने चावल और चिकन ही खा रहे हो यार, ठीक है ना। उसमें रोटी सब्जी, मैंने आपसे क्या कहा कि साउथ में भी अगर इडली सांभर खाने वाले लोग हैं, हम कहते हैं एक रोटी इंट्रोड्यूस कर लो। तो अगर आप ऑमलेट खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन इट हैज टू बी विद रोटी के साथ होना चाहिए, और उसमें जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ द फूड है वो होने ही चाहिए। अंडा शामिल कर लो ना, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, बहुत अच्छा